Myself Shilpa Katole from ACS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. We have already started the chapter Reproduction in Lower and Higher Animals, and we will study about the fertilization in this class. Sexual reproduction primarily involve formation and fusion of gamete. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए, मेल गमीट एंड फीमेल गमीट. उसके बाद मेल और फीमेल गमीट जब फ्यूज होते हैं तब हम उस प्रोसीजर को यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या फिर सिंगैमी बोलेंगे. फर्टिलाइजेशन इज द लेटर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गमीट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. जो मेल गमीट तैयार हुआ है वो भी हैप्लॉइड है, हम पढ़ चुके हैं, और जो फीमेल गमीट तैयार हुआ है oogenesis में वो भी हैप्लॉइड है, ये भी हम पढ़ चुके हैं. जब दोनों फ्यूज होंगे, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर यहाँ पे होगी, तब एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा. जो जाइगोट तैयार हो गया वो डिप्लॉइड इन नेचर होगा. लाइक इन अदर मैमल्स, इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फॉलोपियन यूटेराइन मेम्ब्रेन, या फिर ट्यूब बोल सकते हैं हम इसको. यहां पर क्या हो रहा है कि मैमल्स कोई भी हो सकता है, लाइक इन अदर मैमल्स, इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. मीन्स मैमल भी हो सकता है, मैमल में ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर मंकीज हो सकते हैं, या फिर कोई अदर एनिमल हो सकता है. इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है. क्यों? तो यहाँ पर दिया है कि इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ फॉलोपियन और यूटेराइन ट्यूब. फॉलोपियन या फिर यूटेराइन जो ट्यूब होती है उसके एम्प्यूलर रीजन में, दिस रीजन इज नोन एज एम्प्यूलर रीजन. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल कहा जाता है मैमल्स. देन fertilized egg or zygote will develop into an embryo and this process occur within the uterus. अब जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो एक फर्टिलाइज हुआ है मेल गमीट के साथ, एग मीन्स फीमेल गमीट, फीमेल गमीट जो फर्टिलाइज हुआ है मेल गमीट के साथ मीन्स एग फर्टिलाइज विद द स्पर्म. तो एक जाइगोट हमारे पास तैयार हुआ है. अब ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक फीटस में होगा, और ये सारी की सारी प्रोसीजर जो है ये यूटेरस में होगी. मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म क्या है, स्टेप्स क्या होंगे. सीमेन रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन हैज स्पर्म्स एंड सम सिक्रीशंस. अब यहाँ पर सीमेन जो है इजैकुलेशन के दौरान, यहाँ पर कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पर सीमेन रिलीज होता है. अब फर्स्ट इजैकुलेशन में हम पढ़ चुके हैं 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं वजाइना में. इनमें कुछ सिक्रेशंस भी होते हैं, अदर सिक्रेशंस, बिकॉज ऑफ कॉपर ग्लैंड. यहाँ पर कॉपर ग्लैंड है और अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स है जो सिक्रेशन देते हैं सीमेन में, एडिशनल सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारे का सारा सिक्रेशन जो है ये प्रेजेंट होता है स्पर्म के साथ, और इन सबको मिलाकर ही हम सीमेन बोलते हैं. The coagulated semen now undergo liquefaction and some sperms became active. और यहाँ पर जो coagulated मतलब एक थिक लिक्विड जिसको बोलते हैं, इसका लिक्विफिकेशन होना शुरू हो जाता है यहाँ पे. और जब लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है तब यहाँ पर स्पर्म्स जो है वो एक्टिव बन जाएंगे. मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एज फॉलो. इसका फर्स्ट स्टेप है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग. वजाइना में पहुंचने के बाद स्पर्म एग की तरफ मूव करेगा, लेकिन उसकी प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगी वो हम देखेंगे. इट इन्वॉल्व कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म रीचिंग द वजाइना. कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म मीन्स आफ्टर द इजैकुलेशन जो भी प्रोसीजर होगी स्पर्म की उसको यहाँ पे कैपेसिटेशन बोला गया है. अब मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हम पढ़ रहे हैं कि स्पर्म जो है वो वजाइना की तरफ मूव कर रहा है आफ्टर द इजैकुलेशन, आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इन द वजाइना. वजाइना की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, वजाइना के थ्रू यूटेरस में आना शुरू कर देगा. हियर as many as 50% are demotilized.
ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। अब हम पढ़ चुके हैं 400 मिलियंस स्पर्म्स जो है वो तैयार होते हैं, रिलीज होते हैं फर्स्ट इजैकुलेशन में, मतलब एक टाइम के इजैकुलेशन में 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। इसमें से 50% तो डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं। जैसे वजाइना में आते हैं कैपेसिटेशन के पीरियड में, ये 50% तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे, जो किसी काम के नहीं होंगे। देन रिमेनिंग स्पर्म्स, अब हम बचे हमारे पास 50%, अंडरगो कैपेसिटेशन। वो कैपेसिटेशन की प्रोसीजर में पार्ट लेते हैं और सक्सेसफुली उसके बाहर निकलते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैच्योर्ड स्पर्म ही सरवाइव कर सकते हैं कैपेसिटेशन में। कैपेसिटेशन की प्रोसीजर जो है वो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो डीमोटिलाइज या फिर जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव स्पर्म है, उनको इस प्रोसीजर के दौरान निकालने का काम शुरू रहेगा, ऐसा हम यहाँ पे बोलेंगे। दिस प्रोसेस रिक्वायर 5 to 6 आवर। और यहाँ पर जो एक्टिव स्पर्म है उनको सॉर्ट आउट करना, जो इनएक्टिव स्पर्म है उनको सॉर्ट आउट करना, तो ये सारी प्रोसीजर चल रही है कैपेसिटेशन के दौरान। मीन्स जब इजैकुलेशन हुआ है, जब स्पर्म्स आए हैं वजाइना में, तब पहले तो सॉर्ट आउट करना चालू हो गया यहाँ पे। तो इस प्रोसीजर को ही यहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। Acrosome membrane become thin, calcium enters the sperm and their tail begin to show rapid whiplash movement। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्रोसोम मेम्ब्रेन जो है ये थीन हो जाएगी, कैल्शियम आयन स्पर्म में एंटर कर जाएंगे और टेल जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लेवल पे मूवमेंट शो करती है। क्यों? तो यहाँ पे स्पर्म जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर एक्टिव स्पर्म ही है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर, वो स्पीडी मूवमेंट यहाँ पर वो शो करेंगे। As a result of capacitation, sperm become extra active and begin to start moving upward from vagina to uterus and to the oviduct। अब कैपेसिटेशन में क्या हुआ, यहाँ पे उसकी क्षमता, एक्टिवनेस जो है यहाँ पर उसका बढ़ गया है स्पर्म का, और जो इनएक्टिव स्पर्म थे यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं और जो एक्टिव है वही बचे हुए हैं। इस कैपेसिटेशन के बाद, मतलब जो इनएक्टिव थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, अब जो बचे हुए हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिव बन जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड द यूटेरस। यहाँ से वजाइना से स्पर्म जो है यूटेरस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और बाद में ओविडक्ट की तरफ। यहाँ पे पेयर है, ओविडक्ट की पेयर प्रेजेंट है, दिस इज फर्स्ट ओविडक्ट, दिस इज सेकेंड ओविडक्ट। तो स्पर्म जो है वो दोनों साइड में जा सकते हैं, यहाँ पे मूव हो सकते हैं। देन द प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट द स्पर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी स्पर्म को एक्टिवेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। वेस्टिब्यूलर सेक्रेशन ऑफ द फीमेल आल्सो एनहांस द मोटिलिटी। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है वजाइना रीजन में, हम पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो एनहांस करती है स्पर्म को, एनहांस करती है एक्टिवेट होने के लिए, मूव करने के लिए यूटेरस की तरफ, फॉलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करने के लिए उसको मदद करती है। स्पर्म स्विम एट एन एवरेज ऑफ 1.5 to 3 mm per minute। इसकी स्पीड दी है, स्पर्म कितने स्पीड से स्विम कर सकता है, तो 1.5 to 3 mm per minute, ये एवरेज स्पीड है स्पर्म। Sperm reaches up to the ampulla as a result of their own swimming and partly by contraction of uterus and fallopian tube stimulated by oxytocin of female। Sperm जो है एम्प्यूला तक पहुंचते हैं लेकिन उनको कोई लेकर नहीं जाएगा वहां पे, वो खुद स्विम करके एम्प्यूला रीजन तक पहुंचेंगे। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा और फॉलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पर स्टिम्युलेटेड होगी, जिसको स्टिम्युलेट करेगा यहाँ पे फीमेल का ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आफ्टर कैपेसिटेशन द स्पर्म में रीच एम्प्यूला विद इन 5 मिनट। कैपेसिटेशन के बाद, कैपेसिटेशन की प्रोसीजर को 5 से 6 आवर लगते हैं, इसके बाद एम्प्यूला तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं स्पर्म को। स्पर्म कैन रिमेन वायबल फॉर 24 to 48 आवर्स, मीन सिंपली 2 से 3 दिन तक यहाँ पर स्पर्म सर्वाइव कर सकते हैं। ओवम अबाउट 24 आवर, लेकिन ओवम जो है वो सिर्फ 24 आवर ही यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है।
नाउ entry of the sperm into the egg. Out of 200 to 400 million sperm, only few hundred manage to reach the ampulla. हमें पता है during the कैपेसिटेशन 100% जो स्पर्म होते हैं उसमें से 50% जो इमेच्योर स्पर्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब यहाँ पे जो 200-400 मिलियन स्पर्म जो यहाँ पर वजाइना में रिलीज किए गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें से कुछ 100 ही स्पर्म बचेंगे और जो मैच्योर होंगे, और यही स्पर्म एम्प्यूला रीजन तक मूव करेंगे. दो many sperm reach the ampulla but only a single sperm fertilize the ovum. बहुत स्पर्म, मैं बता रही हूँ ना आपको, 100, few hundred बोला गया है यहाँ पे, नियर अबाउट 200-400 भी हो सकता है. इतने सारे स्पर्म एम्पुला तक जाएंगे जरूर, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म जो है वो एक के साथ फर्टिलाइज होगा. A sperm after reaching the egg or worm come to lie against it. यहाँ पर सिर्फ एक स्पर्म जो है वो एग के पास पहुंचेगा और उसके अगेंस्ट जाकर खड़ा हो जाएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये स्पर्म रेडी है और उस एग के साथ रिएक्ट होने के लिए वो पूरी तरह से रेडी है, ऐसा हम यहाँ पे बोलेंगे. इट्स एक्रोसोम रिलीज लाइसिन एंड हाइलुरोनिडेज एंड कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम. यहाँ पर एक्रोसोम जो है, हम यहाँ पर अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से ये एक्रोसोम होगा एंड दिस इज द बॉडी. दिस इज द बॉडी, दिस इज एक्रोसोम. ये एक्रोसोम जो है ये एग में पेनेट्रेट करने की कोशिश करता है. देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स है जो एग के आजू बाजू में एग को कवर करके रखा है इन्होंने, लेकिन इनमें से कोई एक ही स्पर्म ऐसा होगा जो एग के साथ फर्टिलाइज होगा. तो ऐसे टाइम पे जो भी स्पर्म है जो एग में पेनेट्रेट करने वाला है उसका ये एक्रोसोमल रीजन, यहाँ पर हम ये वाला स्पर्म पकड़ के चलेंगे, ये स्पर्म जो है ये पेनेट्रेट करने वाला है, तो इसका एक्रोसोम रीजन जो है वो एग में पेनेट्रेट करेगा और वहां पर एंजाइम जो है वो लाइसिन हाइलुरोनिडेज एंजाइम वो वहां पर रिलीज करेगा. कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम्स, ये सारे कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम्स है. मींस दो एंजाइम जो है लाइसिन हाइलुरोनिडेज, ये दोनों एंजाइम लेयर को पार करके, एग की जो कोरोना लेयर है उसको पार करके एग में एंट्री कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंजाइम्स. They separate and dissolve the cells of corona radiata, so sperm head passes through the zona pellucida of the egg. यहाँ पर बोला देखो, ये स्पर्म जो है ये सेपरेट हो जाएगा और डिसॉल्व कर देगा कोरोना रेडिएटा सेल को. अब बोला गया है ना यहाँ पे जो एक्रोसोम एंजाइम रिलीज कर रहा है लाइसिन और हाइलुरोनिडेज, यहाँ पर उन्होंने कोरोना रेडिएटा को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया है. जब तक ये लेयर डिसॉल्व नहीं होगी स्पर्म एग में एंट्री नहीं कर सकता. यहाँ पर कोरोना रेडिएटा पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई है और स्पर्म का हेड जो है ये एग की जो जोना पेलिसुडा है उसको क्रॉस करके एग में एंट्री कर चुका है. जोना पेलिसुडा हैज फर्टिलिजिन रिसेप्टर प्रोटीन. जोना पेलिसुडा के पास यहाँ पर फर्टिलिजिन रिसेप्टर प्रोटीन है. मतलब अगर फर्टिलाइजेशन वहां पे हो रहा है तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए होते हैं, वो जोना पेलिसुडा के पास यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ZP3 एंड ZP2. The fertilizin binds to specific acid protein anti-fertilizin of the sperm. अब यहाँ पर फर्टिलिजिन जो प्रेजेंट है वो जोना पेलिसुडा में प्रेजेंट है और ये बाइंड होता है स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जो स्पर्म में प्रेजेंट है और उसका नाम है एंटी फर्टिलिजिन. एंटी फर्टिलिजिन जो है वो स्पर्म में प्रेजेंट रहेगा, फर्टिलिजिन जो है वो जोना पेलिसुडा में प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे. यहाँ पर it brings about attraction of the sperm to the egg to enhance fertilization. और इसकी वजह से ही स्पर्म को
यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है एग और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक। ये जो है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन अट्रैक्शन जो हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे बाइंड होता है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज यहाँ पर स्पेसिफिक रहेगा। मतलब पर्टिकुलर कोई स्पीसीज में किस तरह से वो प्रोसीजर रहेगी, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है किसी अदर स्पीसीज में। इसीलिए बोला है कि ये जो कंसेप्ट है, जो इंटरेक्शन है, ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है स्पीसीज में। थस फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। क्यों कंपैटिबिलिटी रिएक्शन? क्योंकि ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दूसरे के साथ बाइंड होने के बाद ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। Acrosome reaction, as the sperm head touches the zona pellucida in animal pole, its acrosome covering ruptures to release lytic enzyme acrosin और zona lysine। जैसे sperm head जो है वो एंट्री करेगा zona pellucida के पास, वैसे ही वहां पर एक एंजाइम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्रोजिन और जोना लाइसिन जिसको बोलते हैं। इसकी वजह से एक्रोजोम जो है उसकी कवरिंग यहाँ पर रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। दे एक्ट ऑन जोना पेलुसिडा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है एंजाइम, ये जोना पेलुसिडा जो है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, मतलब एक्रोजोम जोना पेलुसिडा के पास जहां पर कांटेक्ट में आ रहा है उतने पोर्शन को ये रप्चर करेगा, उतने पोर्शन में ही ये काम करेगा। दिस कॉजेस एग रिएक्शन, अ स्मॉल फर्टिलाइजेशन कोन और कोन ऑफ रिसेप्शन इज फॉर्म ऑन द एग मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एग मेम्ब्रेन में एक कोन ऑफ रिसेप्शन तैयार होगा, एक साइट, सिंपली एक साइट वहां पर तैयार होगी। क्यों? क्योंकि एक्रोजोम जो है ये रप्चर हो गया है। एक्रोजोम क्यों रप्चर हुआ यहाँ पर? क्योंकि मेल गमीट जो है वो स्पर्म में से निकल कर एग में आए, इसलिए एक्रोजोम यहाँ पर रप्चर हुआ है। उसको रिसीव करने के लिए एग में भी प्रोसीजर चालू है, वही दिया हुआ है यहाँ पे। इनकी वजह से यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो रिएक्शन हो रही है एंजाइम्स की, इनकी वजह से यहाँ पर एग रिएक्शन भी होगा और स्मॉल फर्टिलाइजेशन कोन, मतलब एक जगह कोन ऑफ रिसेप्शन यहाँ पर तैयार होगा जहां पर मेल गमीट जो है वो रिसीव किया जाएगा। स्पर्म हेड कम्स इन कांटेक्ट विद दिस कोन। मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ, जो भी हेड होगा स्पर्म का, जो एक्रोजोम होगा, वो इस कोन के, इस पॉइंट, जो पॉइंट एग में तैयार हुआ है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। इट्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। और इसकी वजह से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से, या फिर एग का जो कोन है, जो रिसेप्शन कोन है, उस वहां पर हेड जो है स्पर्म का वो कांटेक्ट में आ गया है, तो इसकी वजह से ये प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर की वजह से यहाँ पर वीक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन का प्रोडक्शन हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। स्पर्म न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल एंटर्स द एग। जो भी स्पर्म के पास न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल्स है, वो एग में एंटर कर देंगे, वाइल अदर पार्ट्स रिमेन आउटसाइड, और बाकी पूरा पोर्शन जो है वो एग के बाहर ही रह जाएगा। सिर्फ मेल गमीट, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और सेंट्रियोल, इतना ही पोर्शन एग में एंटर करेगा। As soon as the sperm head touches the vitelline membrane, जैसे sperm head vitelline membrane को टच करेगा, cortical reaction get activated, changing the vitelline membrane into fertilization membrane by deactivating the sperm receptor of zona pellucida। यहाँ पे zona pellucida की जो रिसेप्टर्स है वो अब काम करना बंद कर देंगे, और यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और बाकी की सारी प्रोसीजर जो है वो आगे परफॉर्म करेंगे। डिस्टिंक्ट पेरिविटेलाइन स्पेस इज क्रिएटेड अराउंड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, यहाँ पर एक अलग सी पेरिविटेलाइन स्पेस वहां पर तैयार हो गई है। दिस प्रिवेंट, और इसी की वजह से प्रिवेंट होते हैं बहुत सारे स्पर्म्स। हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स हैं, इनको प्रिवेंट किया जाता है। एक स्पर्म फर्टिलाइज होने के बाद किसी भी स्पर्म को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी,
इसका मतलब ये है कि इट अवॉइडेड द पॉलीस्पर्मी। यहाँ पर पॉलीस्पर्मी जो कंसेप्ट है इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। एक्टिवेशन ऑफ ओवम, द ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन व्हाट एज मेटाफेज 2 स्टेज। यहाँ पर ओवम जो है ये मियोसिस, सेकेंड मियोसिस की मेटाफेज में रहेगा बिफोर द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होना है तो उसके पहले एग न्यूक्लियस जो है ये मेटाफेज 2 की स्टेज में रहेगा। देन विद द कांटेक्ट ऑफ हेड of sperm to the vitelline membrane of egg, it get activated to resume complete its meiosis 2। जब sperm head vitelline membrane जो है कि उसके कांटेक्ट में आता है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, पार्टिसिपेट करता है और meiosis 2 की प्रोसीजर कंप्लीट करता है। meiosis 2 ध्यान रहे, हम यहाँ पे मेटाफेज 2 बोल रहे थे, यहाँ पे meiosis 2 क्योंकि यहाँ पे गमीट जो है ये मेटाफेज 2 में था, लेकिन जब ये sperm head के कांटेक्ट में आएगा मेटाफेज भी कंप्लीट करेगा, एनाफेज भी कंप्लीट करेगा, टीलोफेज भी कंप्लीट करेगा और मियोसिस 2 यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा साइटोकाइनेसिस के साथ। विद दिस इट गिव आउट द सेकेंड पोलर बॉडी, द जर्मिनल वेसिकल ऑर्गेनाइजेस इनटू फीमेल प्रोन्यूक्लियस। एट दिस स्टेज इट इज अ ट्रू ओवम और एग। यहाँ पर हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी जो है इसको बाहर निकालते हैं, जर्मिनल वेसिकल जो है ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा और ऐसी स्टेज में यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि ट्रू एग जो एक फीमेल गमीट होगा वो हमको यहाँ पर मिलेगा। देन फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। याद रहे हम फीमेल गमीट के बारे में बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एग जो स्पर्म के साथ रिलीज होना है या फिर मेल गमीट के साथ रिलीज होना है वो एग हमें यहाँ पर मिला है प्रॉपर। The covering of male and female pronuclei degenerate allowing the chromosomal pairing। यहाँ पर क्रोमोसोमल की पेयरिंग होती है, प्रोन्यूक्लियाई जो होंगे मेल और फीमेल यहाँ पे डिजेनरेट हो जाएंगे। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंग कैरियन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी और कैरियोगैमी। यहाँ पर मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो है इनका यहाँ पर डिजेनरेशन होगा, मेल गमीट फीमेल गमीट जो है फॉर्म होंगे और फ्यूज होंगे, एक जाइगोट बनेगा। उस प्रोसीजर को हम यहाँ पर सिंगैमी बोलेंगे। Zygote is formed. Proximal centriole receive from sperm help in the formation of syncytial spindle cleavage of cell into two blastomere। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, proximal centriole जो है यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएगा sperm से, sperm जो लेकर आया था, और ये syncytial spindle फॉर्म करने का भी काम करेगा, वहां पे मदद करेगा। और क्लीवेजेस जो zygote जो तैयार हुआ है, अब zygote जो तैयार हुआ है इसका क्लीवेज होगा और क्लीवेज में फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर जाइगोट से 2 सेल तैयार होंगे जिसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। और हमारी बात की प्रोसीजर जो है रहेगी वो रहेगी ब्लास्टुलेशन। उस स्टेज को ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। सेल डिवाइड होंगे, पर्टिकुलर मोरुला स्टेज आएगी, ग्रेस्टुलेशन होगा, जर्मिनल लेयर्स तैयार होंगी और यहाँ पर एम्ब्रियो तैयार होगा। हम यहाँ तक फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गमीट तक फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्यों जरूरी है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन? सेकेंडरी oocyte कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर। फर्टिलाइजेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte जो तैयार हुआ था, जो रिलीज हुआ था ओवरी से, वो कंप्लीट ओवम में यहाँ पर तैयार हो जाएगा, हैप्लॉइड ओवम में तैयार हो जाएगा। डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल गमीट फीमेल गमीट फ्यूज हो रहे हैं। ऑब्वियसली मेल गमीट जो है वो कैरी करेगा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और फीमेल गमीट के पास भी यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मेल गमीट के पास भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। दोनों मिलकर यहाँ पर डिप्लॉइड हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर जो है यहाँ पर 23 पेयर्स में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर बोला गया है डिप्लॉइड क्रोमोसोम जो है यहाँ पे रिस्टोर्ड किए जाए। ओम लैक द सेंट्रियोल नेसेसरी फॉर फर्दर डिवीजन। ओम सेंट्रियोल को फर्दर डिवीजन के लिए नहीं रखती है और स्पर्म जरूर रखता है। क्यों? तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट फ्रॉम द 2 पेरेंट्स।
फर्टिलाइजेशन में मेल गमीट फीमेल गमीट इन्वॉल्व होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और दोनों गमीट दो अलग अलग पेरेंट्स से आएंगे। इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन विच आर सिग्निफिकेंट टू इवोल्यूशन। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, हमें पर्टिकुलर चाइल्ड में बदलाव मिलेंगे। सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइन। इसी दौरान जो भी चाइल्ड है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये भी यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा।